गुड मॉर्निंग सभी को। सब ठीक ठाक है, मामला फिट होगा। आज टेस्ट रैंडम ले लिया गया और इस टेस्ट का पर्पज सिर्फ ऑप्शनल से रिलेटेड नहीं है, तो ये सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो ज्योग्राफी से एक कॉमन प्रश्न बनते हैं। तो आज छोटा टेस्ट है, तो आपको इसमें परखते हैं और ये किस किस के काम आएगा। तो सभी एग्जाम दे ही रहे होंगे, सभी लोग देते हैं। तो एक तो पहली चीज अब जो होना है यूके ट्रिपल एससी का, तो ये भी ज्यादा फोकस्ड रहेगा इस पर। दूसरा, यूके पीसीएस के भी एग्जाम होने हैं, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस लेक्चरर ज्योग्राफी, इनके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, सभी को इसमें शामिल कर रखा है और सभी लोग जोड़ेंगे और आंसर देंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी साथ ही इन्वायरमेंट का एक जो है निचोड़ लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या आप आंसर देते हैं और अपनी तैयारी को आप यहाँ पर क्या कीजिए, परखिए भी, क्योंकि आपने कुछ नोटिस पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे कि अब भर्ती में क्या लानी है, तेजी लानी है, तो एग्जाम आपके अब समय पर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसीलिए चाहे ग्रुप सी वाले हैं या पीसीएस वाले हैं, साथ ही लेक्चरर वालों को तो विशेष ध्यान देना ही है। आप लोगों को बहुत सताया गया है, तो आपका एग्जाम भी आप प्रॉपर समय पर होने की संभावना रहेगी। तो जुड़िए, तो आंसर दीजिए। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं, यह है पहला प्रश्न। तो मोह असंबद्धता पाई जाती है, एकदम से आंसर दे दीजिए इसका फट से। जिनने पढ़ रखा होगा तो वो बेहतर आंसर देंगे, और जिनने नहीं पढ़ रखा है तो वो भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, तो उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। हाँ, तो पहला आंसर आ चुका है हिमालय का कि भाई मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो असंबद्धता का मतलब इसका संबंध था सीधे सीधे से किसका, हमने जब भू आकृति विज्ञान पढ़ा था, और भू आकृति विज्ञान में हमने जो है डिफाइन किया था आपको कौन सा, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इस संरचना में हमने देखा था कौन सा, सिस्मोग्राफिक, किसकी बात कर रहे थे हम, सिस्मोग्राफिक अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। तो उसमें कुछ परतें आती हैं जिनको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। तो सभी के आंसर आ गए हैं। तो मोह असंबद्धता कह रहे हैं, देखो आप मोह असंबद्धता, तो ऐसे करके आपकी लेयर्स थी, देखो 3 लेयर्स में तोड़ा गया है। सबसे ऊपर वाली जो है भूपटल, क्रस्ट, और मिडिल वाले को कहते हैं मेंटल, और जो अंदर है इसको कहा जाता है कोर। तो इसमें सिस्मोग्राफी वेव्स गई थी, पी वेव्स, एस वेव्स करके, इनसे जो है ट्रांजिशन स्टेट का पता चला था। तो भूपटल और मेंटल को सेपरेट करने वाली लेयर को कहा जाता है ऊपरी मेंटल को, तो उसको कहते हैं मोह असंबद्धता। क्लियर? समय पूरा मिलेगा जितना आपको समय चाहिए प्रश्न में। तो पहला प्रश्न ये था। तो दूसरा प्रश्न देखो, आप रैंडम है, एक ही टॉपिक से नहीं है। तो दूसरा देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसी टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, नेचर भी यही है। एक तरफ पर्वत हैं और एक तरफ उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरे का आंसर देखो, अरावली कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी कौन सा है, और बिंद पर्वत कौन सा है। मनीष का आंसर भी आ चुका है बी, हिमालय का आंसर बी। अब भोलेनाथ आंसर दें जल्दी से, जितने भी लोग जुड़े हैं सबके सब आंसर दो फटाफट। तो आंसर लगभग सबका ठीक है। ये बच्चे जुड़े हुए हैं और इन्हें पढ़ भी लिया है, तो ये गलती करेंगे नहीं, हमारे बच्चे गलती करते नहीं है। बी आंसर सही है। देखो अब यहां एक सही निकाल दोगे, अगर आपको निकालना आता होगा तो कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी पर्वत है, तो सी का फर्स्ट। अब सी का फर्स्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, हालांकि 2 ऑप्शन में है, तो आपको फिर से जो है दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां जाएंगे आप ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो एग्जाम्पल है वह है ब्लॉक पर्वत का। तो बी का फोर्थ, अब बी का फोर्थ यहां भी है, देखो अब भी जो है आपको जरूरत पड़ रही है। अब अरावली आ रहा है और बिंद पर्वत आ रहा है, तो यहां देखना पड़ेगा। तो अरावली जो है वर्तमान में अपशिष्ट है, अभी बिंद की हाइट ठीक ठाक है, तो वो है आपका वलित पर्वत। तो आंसर बी निकल रहा है। नेक्स्ट, संप्राय मैदान के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 3,
संप्राय मैदान के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? बताया था हमने अपर्दन चक्र की संकल्पना, यहां पर बात किया था किसकी? अपर्दन चक्र की संकल्पना। और इस अपर्दन चक्र की संकल्पना दो इसमें जुड़ जाते हैं आपके, एक आते हैं आपका पैंक साहब और दूसरे आते हैं आपके कौन से? डेविस। डेविस और पैंक का मॉडल था। तो पैंक साहब क्या कर रहे थे इसमें? ये आपने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में नदियां क्या करती हैं? अपर्दन का कार्य करती हैं। ये तब तक अपर्दन करते रहती हैं जब तक इस टोपोग्राफी को सी लेवल पर ना पहुंचा दे। तो उसमें जो चट्टानी ठोस टीले बच जाते थे उनको नाम देते हैं सी। आंसर आ गया है, मोनेड नॉक कहा जाता है। राइट आंसर सही है। फिर फोर्थ आ जाओ, निम्नलिखित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अब देखो ओशनोग्राफी में पहुंच गए हैं। बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, सही कौन से हैं इसको बताना है, ध्यान रखेगा। फिर कह रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक शीतल धारा है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। फिर कह रहा है आयोसीवो कहा जाता है, आयोसीवो धारा, ये गलत कर दिया है प्रश्न, आयोसीवो धारा पान तट पर उष्ण जल लाती है। तो इसको मैं सही कर देता हूं, सही है वैसे वो, लेकिन वो जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यहां देखो ये है धारा और ये है जापान तट पर, इसको ऐसे करके जो है ये धारा इधर मैच हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। जापान तट पर उष्ण जल लाती है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? फोर्थ, फोर्थ का बी कह रहे हैं, 2 और 3। मनीष का आंसर आ चुका है। आयोसीबो उष्ण जल लाती है या ठंडी? ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। फोर्थ जहां पर कट हो रहा है काट दो, फोर्थ यहां कट हो गया है, ये तो ये आंसर नहीं है। और पहला कथन कर रहा है बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, ये भी गलत है। फर्स्ट भी, तो फर्स्ट काट देंगे, ये भी कट गया, तो आंसर आपका बी आंसर आ गया, राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विश्वतीय प्रतिधाराओं जिसको इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? जो इक्वेटर करंट होती थी, हमने क्या कहा था? नॉर्थ और साउथ वाली मिलती थी, फिर इनके अभिसरण से वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चलती है। तो इस करंट को कारण क्या है कह रहा है? फिफ्थ आंसर, विश्वतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख होने का। डी आंसर कह रहे हैं, दो विश्वतीय धाराओं का अभिसरण। हिमालय थोड़ा सोच के देना आंसर इसको। आप ऑप्शनल गए हैं तो ऑप्शनल वाले सही आंसर देंगे। यहां पर अभिसरण से एकत्रित तो होती है, ध्यान से समझेगा, ये नॉर्थ इक्वेटर करंट और साउथ इक्वेटर करंट, लेकिन इसको पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ को कौन लाता है? तो घूर्णन गति लाती है। पृथ्वी ऐसे करके घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की तरफ को, तो ये मंदम गति से इसको लेके आती है। तो आंसर ए होगा। हाँ, अब आंसर चेंज कर रहे हैं, बाद में नहीं होता है चेंज। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को विचार करो और आंसर दो इसका। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से ले हो गए 5 से 8 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ डिग्री होना चाहिए, 0 की जगह इसको हटा दीजिए। यहाँ 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। फिर कारण कह रहा है उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारणवश भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनिक वर्षा होती है। 6, हाँ देखो अब बढ़िया आ रहा है ना, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शनल वाले बढ़िया कर रहे हैं काम। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट 7th, फिर कथन कारण वाला ही है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। प्रश्न को समझेगा, क्या कह रहा है? वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। फिर दूसरा है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती है। सात का आंसर। अब इसको समझ रहे हैं? डी आंसर कर रहे हैं, ए गलत है, ए गलत है, ए कैसे गलत है? अरे क्या बात है, इसलिए तो कहा था ना फंसोगे आप। पृथ्वी
अब देखो पृथ्वी की वायुमंडल, सूर्य से आने वाली किरणें जिनको कहते थे सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। अब ये सोलर विकिरण क्या होती हैं? लघु तरंग के रूप में होती हैं, शॉर्ट वेव। ठीक है। अब फिर देखो ये क्या है? शॉर्ट वेव। अब इससे जो है हमने क्या कहा था? परोक्ष रूप से का मतलब है सीमित रूप से गर्म हो पाती है, ज्यादा गर्म नहीं होती। इसी को हम क्या करते हैं? जो पृथ्वी जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है उसको कहा जाता है इंसोलेशन, सूर्य तप। अब जो ये वापस करती है, ये देखो इसको कहा जाता था पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। और ये जो जीएचजी गैसेस हैं इसका क्या कर देती थी? एब्जॉर्ब, इसके कारण गर्म होती। तो देखो यहां लिखा है परोक्ष रूप से तो किससे गर्म हो रही है? कह रहा हो सूर्य के आने वाले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? वो पृथ्वी के धरातल से गर्म होती है। तो स्टेटमेंट पहला वाला ठीक है। दूसरा वाला क्या कर रहा है? पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों में परिणति होती है। हाँ, अब इसको नहीं समझ पा रहे हैं? देखो जो ये सौर रेडिएशन है लघु है, ठीक तो कह रहा है। फिर क्या कर रहा है? जो पार्थिव तरंग होती हैं ये हमने क्या कहा था? दीर्घ तरंग होती है। और वहां उसने स्टेटमेंट में थोड़ा सा खेल खेल दिया। क्या लिख दिया है? लंबी तरंगों की परिणति होती है। क्या है आंसर? सी या ए? ए आंसर होगा। प्रश्न को सही से पढ़ो, आंसर ए। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये प्रश्न तो आसान है और बार बार पूछा जा रहा है। समझ में आया? हिमालय। ए आंसर होगा उसका। अब 8 का आंसर लगाओ, बी। बी। कितनी जल्दीबाजी कर रहे हैं आप? क्या हो गया आप लोगों को? अरे अभी तक कोई आंसर? अच्छा, ये कैसा मामला हो गया भैया? इसका मतलब है कहानी कुछ डगमग कर रही है। जल्दीबाजी में आंसर कहां दे रहे हैं आप? तापमान पेटी में पड़ा रखा है 20 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश को जो है तापीय पेटी कहा जाता है। सॉरी का कोई प्रश्न नहीं होता है ना? गलती तो गलती। चलो नेक्स्ट 8, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? 9th, म्यांमार से अधिकतम सीमा कौन से राज्य की सीमा टच कर रही है? नागालैंड कह रहे हैं। सी आया है मिजोरम। बाप रे, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अरुणाचल की करती है, ध्यान से देखिएगा अरुणाचल को पहले। फिर से आ जाओ, देखो नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को अवस्थित कीजिए। प्रश्न को सही से पढ़ेगा। फिर से क्या कर रहा है? वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को इन पहाड़ियों का सीक्वेंस लगाना है। देखो ऑल एग्जाम इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन, और ताबड़तोड़ प्रश्न होते हैं। और ऐसे प्रश्न जो है दोनों ही आयोग प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। लगाओ इसको। बी आंसर आ गया है। हाँ अब सही दे रहे हैं आंसर। अब ठीक है मामला ऑप्शनल वालों का। 1 2 फिर 4 3 है। पीर पंजाल सबसे ऊपर है, ये तो जान ही रहोगे। फिर आ गया देखो, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। फिर वो कह रहा है वो छोटे मार्ग से तीव्र गति से यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। क्या व्याख्या भी हो पा रही है या व्याख्या नहीं हो पा रही है, ये बताना है। 11th, हाँ पिंक। ऑप्शनल वाले तो सारे आंसर सही दे रहे हैं अभी तो फिलहाल, ठीक भी है। ग्रुप सी और पीसीएस वाले भी इसमें ध्यान रखेंगे ठीक से। अधिकांश प्रश्न ऐसे बन रहे हैं फिजिकल। 11th का ए आंसर आ गया है मनीष जोशी का। ज्योति आर्या का भी आ गया है ए आंसर। हिमालय वगैरह कहां चले गए? ये भी नया आंसर फट से। हाँ बी आंसर आ गया है पिंकी नहीं का। बी नहीं होगा, बी गलत है। यही है आंसर, यही व्याख्या भी उससे ही होती है। हमने बताया था ना, जो वेस्टर्न घाट पर्वत है ये खड़े ढाल के रूप में है, तो तीव्र गति से आती है नदियां। तो पहले वो कह रहा है डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो उसका कारण यही तो है। नेक्स्ट,
गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि 12वां, गंगा मैदान में पूरब से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्यों ऐसा? है ना प्रश्न अच्छे, बहुत लाजवाब प्रश्न है। बी कह रहे हैं, हिमालय का आंसर आ चुका है। ए फिर बी, अच्छा 11 का ए, 12 का बी, मनीष का भी 12 का बी। हाँ, सीधे सीधे साथ हम लेना देना, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः है घटते जाती है। जब इंडिया में हम जो है ये वाला जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आती है ये इससे वेस्ट की तरफ को जाती है, तो यहाँ आर्द्रता ज्यादा होगी तो वर्षा जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे आर्द्रता कम तो वर्षा की मात्रा कम, तो इसका आंसर बी। 13, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब शैडो जोन की बात आई है, आपने वर्षा पढ़ा होगा। तो वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है पर्वतीय ओरोग्राफिक रेनफॉल, दूसरी होती है संवहनिक कन्वेंशनल, और तीसरी होती है क्या, चक्रवातीय। तो इसमें पर्वतीय जो वर्षा होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसमें वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। ये पर्वत के सम्मुख वाले भाग में तो वर्षा ज्यादा होती है और विमुख में आर्द्रता कम होने के कारण ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ क्या कह रहा है, होने का प्रमुख कारण क्या है? 13 का आंसर, हाँ 13 का आंसर सही आ गया है, मंद ढाल नहीं, 13 का डी दे रहे हैं। हिमालय का आंसर सही है, तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट, पीट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन, यहां ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पीट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चौदवा प्रश्न आइए। असत्य पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन को कंबाइन करें। अब बी करें, इसमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, गलत है क्या ये पीट मिट्टी में? पीट मिट्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है। दलदली क्षेत्र में जो मिट्टी का विकास होता है, पीटी जो नदियों के मुहाने के पास कहा था, या नदियों के डेल्टा के पास जो होती है वो होती है पीट मिट्टी, पीटी सॉइल। तो इसका आंसर असत्य कह रहा है, सत्य नहीं, इसका निर्माण आर्द्र दशा में होता है, ठीक सत्य है। इसमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, ये भी ठीक है। ये मिट्टियां केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी ठीक है। और तो इसमें असत्य है ये वाला सी। नेक्स्ट, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कारण निर्मित हुई है? सिंपल प्रश्न। जलोढ़, लेटेराइट, रेड सॉइल, लाल मिट्टी या रेंगूर? 15 प्रश्न का आंसर बताइए कौन सा है इसका आंसर। मनीष का आंसर सही आया, रेंगूर, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है, रेंगूर। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, एक तरफ खनन क्षेत्र है और एक तरफ खनिज है, तो इनको मैच कीजिए। गुरुम, हिसानी, तलचर, जादूगुड़ा और जावर, इसका आंसर क्या होगा 16वें का? लगा रहे हैं आंसर, लगाइए लगाइए। ए आंसर कह रहे हैं 16वें का हिमालय। तो राइट आंसर यही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक तरफ देखो अब नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं और एक तरफ राज्य, इनको ही मैच कीजिए। 17वां, 17वां, 16 का ए आंसर होगा भोलेनाथ। 17वां, 17 का बी आंसर आ गया हिमालय का। और लोग भी दें फट से आंसर सोच विचार के। मनीष का भी आंसर बी आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है बी। नेक्स्ट, फिर से देखो, एक तरफ पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का मैनचेस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और उधर वो सिटी दे रखी है, उनको मैच कीजिए। 18,
18 का ए आ गया। अट्ठारह का आंसर ए आ चुका है। पिंकी का भी आ गया, मनीष का सी आया है, हिमालय का ए आया है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। सी कहां जा रहे हैं आप? फिर से आ जाइए। देखो, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ निवास स्थान। 19 भील, संताल, राजी, लेप्चा। एक ही ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो इसका। ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर याद नहीं है तो एक आध ऑप्शन याद आ जाए तो उसको निकालिए एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके आंसर सही होते हैं। इतना सोच विचार क्या कर रहे हैं? एक को लगाओ। राजी कहां है? उत्तराखंड। सी का सेकंड कहां है? देखो, ऐसे ही आंसर आ गया, सी का सेकंड। बाकी नहीं पता था, छोड़ दो, लेकिन प्रश्न आपका सही हो चुका है। और ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर उस समय देखेंगे हम। बी आंसर। अब 20वां प्रश्न। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। फिर दूसरा आर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण का स्तर भारत से उच्चतर है। प्रश्न को इसको सही से पढ़ेगा। क्या कह रहा है? भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे भारत की नगरीय जनसंख्या ही ज्यादा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण का स्तर भारत से उच्चतर है। अब ये क्या दूसरा व्याख्या कर रहा है? उसका व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है, लेकिन ऊपर से लेना देना थोड़ा ही है उसका। तो अमेरिका में जो है नगरीकरण ज्यादा है। क्या आंसर दे रहे हैं आप? हाँ, अब आया हिमालय का आंसर। क्या है? बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु व्याख्या सही नहीं है। अब थोड़ा सा इकोसिस्टम के आगे देखो आप, इन्वायरमेंट के। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। अब सही आंसर है सबके। हाँ, ज्योति का भी सही आ गया, मनीष, हिमालय, पिंकी, भोलेनाथ, हाँ सबका ठीक आंसर। चलो 21, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है? तो ये तो सिंपल सा पढ़ रखा हमने, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट 22, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। जो मानव ने इकोसिस्टम को बना रखा है वो कौन सा वाला है? प्रश्न, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। 22, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है 22। हाँ, मनीष का हाँ बिल्कुल सही। कौन सा वाला? जो मानव निर्मित करता है वो फसल पारितंत्र। ये घास और ये जो है प्राकृतिक होते हैं ऑलरेडी। अब क्या है प्रश्न? अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है। इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र में कौन फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास के मैदान, या पर्वतीय, या सामुद्रिक, ओशनिक वाला? 23 का डी आंसर आ रहा है सबका। राइट आंसर बिल्कुल सही है, सामुद्रिक। फिर से आ जाओ। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? ऊर्जा का नियम पड़ा है, लिडमान का, 1/3 का, दशक का नियम। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? हाँ, हिमालय का आंसर सही आ गया। देखो 1/3 का नियम क्या होती है? घटती जाती है। जैसे हमने क्या कहा था, 100 यूनिट बनती है तो अगले में 10 जाती है, फिर 1 जाती है, फिर 0.05। यही था 1/10 का दशक का नियम, या इसको ही कहते हैं, लीडमान ने ये संकल्पना दिए थे तो लीडमान का नियम। आज का इतने ही प्रश्न रखे थे आज 25, और ऑप्शनल वालों का टेस्ट मंडे को प्रॉपर वाला होगा ही होगा। ये आज आपको सबको सम्मिलित कर लिया गया था, सभी के लिए था टेस्ट। तो ये है आपका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? लास्ट प्रश्न। हाँ, क्या कहते हैं? बायो जियो
केमिकल साइकिल यानी भूजैव रासायनिक चक्र, जैव, आंसर डी। तो सभी लोगों का प्रदर्शन ठीक है और ऐसे ही आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। विशेषकर ऑप्शनल वालों का बढ़िया रहा है, सही है, लेकिन कुछ प्रश्नों में लैग कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब आप आगे के टेस्ट ओवरऑल में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक सो, तो मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।